मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये सेकंड वीडियो है लूसेंट जीके की जो मैंने स्टार्ट की है। इसके साथ साथ मैं आपको एनसीईआरटी की भी सारी जो भी उसके पॉइंट है मतलब तथ्य है वो भी मैं आपको कराऊंगी साथ साथ, और इसके साथ मैं बेसिक मैथ भी कराऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि 6 से लेके और जो भी 10 तक का जो भी मैथ है और जो एग्ज़ाम में आने के लिए काफ़ी है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया या फिर आप कहते हैं भिन्न हो गया या फिर पूर्णांक हो गया या फिर नंबर सिस्टम होगा, तो सारे मैं आप कराऊंगी ताकि आपको कंपटीशन में आसानी से वो कर सके। यदि आप कमज़ोर भी हैं मैथ में तो जब भी यदि आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसमें शुरू करते हैं हम विदेशी यात्री को मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो यूनानी रोमन लेखक थे, तो ये जो विदेशी यात्री आते थे ये देखते थे यहाँ पे जो भी चीज़ें होती थी भारत में, देखते थे कि यहाँ पे क्या चीज़ है, किस तरह लोगों का रहन सहन है, किस तरह से, तो अपने वो लेख में वो चीज़ों को लिखते थे। और उसके साथ साथ कुछ सारी चीज़ें भी वो लेके गए यहाँ से, इंडिया से, भारत से लेके गए, ताकि हमें उनसे पता चल सके कि हमारा जो भारत का इतिहास किस तरह का था। अब जो यूनानी रोमन लेखक थे टेसियस क्या होती है कि ईरान के राजवेद थे और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानी से परिपूर्ण होने का कारण अविश्वास, मतलब जो भी इन्होंने भारत के बारे में लिखा गया तो वो उन पर हम पूर्ण रूप से क्या करते, विश्वास नहीं किए जा सकते। फिर दूसरा है हमारा हेरोडोटस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको इतिहास के पिता कहा जाता है, काफ़ी पूछा जाता है। तो इससे इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी कौन सी थी, हिस्टोरिका, कौन सी हिस्टोरिका थी, और जिसके बारे में क्या था कि भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया गया, जो भी इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया में। इनका जो प्रमुख विवरण था अनुसूक्तियाँ अफवाह पर, ये इनका भी जो विवरण था कि अफवाह पर आधारित है, यहाँ पे यह है। तो थोड़ा सा इनकी बातों पर विश्वास करना कोई काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर हमारा जो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी इम्पोर्टेंट, बाकी के सिकंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे वो थे हमारे नियाकस था, आर्नेसिक्रेटस था, और क्या आस्टिबुलस था। उन्होंने जो भी वर्णन किया हमारे भारत में काफ़ी प्रमाणित और विश्वसनीय, मतलब जिसके बारे में पता लगा सकते हैं कि हाँ कि हमारा इतिहास इस टाइप का होगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सिकंदर के साथ आने वाले जो भी लेखक थे वो नियाकस थे, आर्नेसिक्रेटस थे और आस्टिबुलस थे। अब मेगास्थनीज क्या आता है, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इनकी पुस्तक थी इंडिका, जो मौर्य युगीन समाज की संस्कृति के विषय में बताती है। फिर हमारा ये डायमेकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कब आता, ये था इस सीरियन नरेश था, ये आंतियोकस का राजदूत था और बिंदुसार के दरबार, ये पूछा जाता है कि बिंदुसार के दरबार में कौन विदेशी यात्री आया था, तो वो आया था डायमेकस। कौन, डायमेकस। और ये इन्होंने इसका जो विवरण। फिर हमारा था डायोनियस क्या था, ये जो नरेश था, मिस्र का नरेश था, टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राजदरबार में आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारा टोलमी था, दूसरी शताब्दी में आता है, जिसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। तो पूछा जाता है कि भारत का भूगोल जो पुस्तक थी किसने लिखी थी, वो टोलमी ने लिखी थी। किसने, टोलमी ने लिखी थी। अब ये प्लिनी क्या होता है, ये नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। क्या, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक थी, ये लिखी थी इसने, इंपॉर्टेंट है। इसमें भारतीय पशुओं के बारे में, वहाँ के पेड़ पौधे किस तरह से, खनिज पदार्थ किस तरह से के बारे में इन्होंने वर्णन किया। तो प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी, और जिसमें भारत के पशुओं, पेड़ पौधे और खनिज पदार्थों के बारे में विवरण है। फिर हमारा पहली प्लस ऑफ द इरिबरियन सी, तो ये वाले थे, इसके लेखक के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो ये कम इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो। ये 3-4 ऑप्शन दे देंगे। जो पहली प्लस ऑफ द इरेथ्रन सी, किसने पुस्तक लिखी, तो इसमें से कोई भी नहीं, तो इसके बारे में ज़्यादा हमें पता नहीं है। लेकिन ये कहाँ से हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, और इसने उस समय के भारत के बंदरगाह, किसके बारे में, बंदरगाह और व्यापारी वस्तु के बारे में इसने जानकारी दी थी। फिर हमारे आए हैं चीनी लेखक कौन थे, सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे हमारे। तो ये हमारे हैं फरियान, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो भी विदेशी यात्री, इसके बारे में तो आपको आप याद ही कर लेना कि मोस्टली क्वेश्चन में पूछे जाता है। तो फारियान थे, चीनी यात्री थे, और ये कहते हैं कि गुप्त जो नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कौन से, ये पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था, फारियान किसके काल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फिर इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है, और मध्य प्रदेश की जनता को इन्होंने क्या बताया कि वो काफ़ी सुखी और समृद्ध है। समृद्ध का मतलब क्या होती है, काफ़ी वहाँ पे हर तरह की सुविधा है, हर तरह की उन्हें अपनी वो जीविका अच्छी तरह से
जीविका यापन करते हैं। तो फारियान ने ये बताया था। और मध्य प्रदेश के समाज संस्कृति के बारे में बताया, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आया था। फिर हमारा है संयुगन। संयुगन 518 ईस्वी में भारत में आया था। और 3 वर्षों के बाद वो बौद्ध धर्म की प्राप्तियों, मतलब जो भी बौद्ध धर्म ने जो भी प्राप्त की थी, तो उनकी सबकी प्राप्ति को उन्होंने एकत्रित किया था, इकट्ठा किया था। फिर हमारा ह्वेनसंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। ह्वेनसंग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान हुआ। 629 पूछा जाता है कि ह्वेनसंग कब आया था, तो 629 में। और ये दे संयुगन है तो 518 में। फिर जो यह आया था। फिर हमारे क्या था कि लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारत राज्य कपीसा पहुंचा। कितना 1 वर्ष के बाद भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहकर उन्हें 645, वेरी इंपॉर्टेंट है, ह्वेनसंग 645 में चीन लौट गया। वह बिहार के नालंदा जिला विश्वविद्यालय, ये काफ़ी पूछा जाता है कि बिहार में नालंदा जो जिला है स्थिति, जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। मतलब इन्हें क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, पढ़ाई की, और उसके बाद बौद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ है सबको इकट्ठा करके वो ले गया अपने साथ। इसका जो ब्राह्मण था वर्तमान स्यूकी नाम से प्रसिद्ध है। मतलब जो भी इसका ब्राह्मण यात्रा है स्यूकी नाम से, इस तरीके की ह्वेनसंग की। पूछा जाता है कि स्यूकी किससे रिलेटिव है, तो ये हमारा ह्वेनसंग के रिलेटिव है। फिर हमारे इसमें क्या था कि जिसमें 138 देशों का विवरण है। अब जो हर्षकालीन जो समाज है, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन है, उसके अनुसार सिंध का राजा सूद था। कहाँ पर, सिंध का राजा सूद था, इसके कारण। फिर हमारा कि ह्वेनसंग के अध्ययन के जो समय था, ये पूछा जाता है कि इसके जो समय था ह्वेनसंग के अध्ययन के समय, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन था, आचार्य, वो तो शीलभद्र। कौन था, शीलभद्र। फिर हमारा है इत्सिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है। इत्सिंग ये 7वीं शताब्दी में अंत में भारत में आया था। और इसने अपने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमाशील विश्वविद्यालय को अपने समय भारत का वर्णन किया। तो किसका क्या था, इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, विक्रमाशील विश्वविद्यालय के बारे में और अपने समय के भारत का वर्णन किया। अरबी लेखक, वो चीनी लेखक थे, अब देखते हैं अरबी लेखक अल-बरूनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल-बरूनी आया था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और अरबी में उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, किताब-उल-हिंद, काफ़ी महत्वपूर्ण, किताब-उल-हिंद और तहक़ीक़-ए-हिंद, जो भारत की खोज है। तो किताब-उल-हिंद और तहक़ीक़-ए-हिंद किसकी, अल-बरूनी की। और किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था। आज से इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण सूत्र है। और ये क्या था कि राजपूत कालीन वहाँ का समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि को सुंदर प्रकाश डाला है। इसमें जो भी इसमें किताब-उल-हिंद में और तहक़ीक़-ए-हिंद में इसमें क्या है कि जो भी वहाँ का राजपूत था, राजाओं का जो भी वहाँ पे समाज था, धर्म था, किस तरह रीति रिवाज थे और किस तरह से वो अपना जो राजदरबार चलाते थे, राजनीति किस तरह की नीति अपनाते थे, उस पर उन्होंने वर्णन किया है, काफ़ी अच्छा। फिर अन्य लेखक थे, तो वो थे हमारे इसमें तारानाथ। ये एक कौन थी, तिब्बती लेखक था। तो तिब्बती लेखक था और उसने इसकी पुस्तक लगी कि तारानाथ है, वहाँ का तिब्बत का था। तय तारा और तय तिब्बती, तय तारा तय तिब्बती, याद कर सकते हैं। और कयूर और तयूर नामक ग्रंथ इसने लिखे गए थे और उसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर मार्को पोलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 13वीं शताब्दी के अंत में पूछा जाता है कि मार्को पोलो कब आया था, 13वीं शताब्दी में आया था। कब, 13वीं शताब्दी में आया था और पांडव देश की यात्रा पर आया था। इन्होंने क्या किया कि जो पांडव इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी थे, मतलब जो भी पांडव के बारे में विवरण बता सकते हैं कि वो किस तरह से, तो इसने मार्को पोलो ने उसका अध्ययन किया था। फिर हमारे इसमें है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाले कौन कौन से थे, जो भी हमें पहले से मिले हैं। तो वह है 1400 ईस्वी में अभिलेख बोगास कोई था एशिया माइनर में वैदिक, जो हमारा वैदिक देवता थे मित्र, कौन से थे, हमारे मित्र थे, वरुण थे, इंद्र और नात्स्य, अश्विनी कुमार के नाम से मिलते थे। फिर हमारे इसमें आया है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण, कि हमारे यहाँ पे क्योंकि भागवत धर्म था तो उसे विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है, वो हमारा मिलता है होलियोडोरस से। कहाँ, होलियोडोरस वैष्णव वैदिक गरुड़ स्तंभ से। तो आप देख लेते हैं इसमें ये कौन से अभिलेख है। तो ये कहते हैं कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ पे किया गया, ये हाथी गुम्फा अभिलेख में किया था, हाथी गुम्फा अभिलेख में। और किसके शासनकाल में, कलिंग राज खागेल, किसके, कलिंग राज खागेल। फिर हमारा है दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा, सोहगोरा था। और ये कहाँ थे,
मतलब सर्वप्रथम धुपिक्ष की जानकारी देने वाला जूनागढ़ गिरनार अभिलेख में मिलता है और रुद्रदामन के साथ था। अब ये सोहागोरा अभिलेख नासिक अभिलेख से पता चलता है और गौतमी बलश्री के शासनकाल से मिलता है। फिर सर्वप्रथम भारत में होने वाला हुंग आक्रमण की जानकारी हमें भित्री स्तंभ के लेख से प्राप्त होती है। तो ये जो कहाँ से मिलती है, प्रयाग स्तंभ से। यदि स्तंभ अभिलेख देखते हैं प्रयाग स्तंभ से। प्रयाग स्तंभ तो किसके, समुद्रगुप्त के काल में। एलोर अभिलेख पुलकेशिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त से, और जो ये थे एलोर अभिलेख पुलकेशिन सेकंड से, और मंदसौर जो अभिलेख थी मालवा नरेशी यशोदा धर्मन से। फिर हमारे सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले साक्ष्य अरण्य अभिलेख से भानुगुप्त से प्राप्त होता है, और ये ग्वालियर अभिलेख से। ग्वालियर अभिलेख पतिहार नरेश भोज के टाइम पे था, और भीतरी था जूनागढ़ अभिलेख हमें स्कंदगुप्त के समय में मिला, और देहपाड़ा अभिलेख था बंगाल शासक के विजयसेन के। फिर हमारे इसमें है कि रेशम जो बुनकर थी श्रेणियों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, वो हमारे मिलती है हमारी मंदसौर अभिलेख से। पूछा जा सकता है कि जो भी हमारी रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी कहाँ से मिलती है, मंदसौर के अभिलेख से मिलती है। अब इसमें कि अभिलेखों का अंधन इपिग्राफी कहते हैं, जो भी हम अभिलेख कहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इपिग्राफी। ओके, अब देखते हैं कि जो कश्मीरी में नवपाषाणी जो पूरा स्थल ब्रुज रोम से गतवास गड्ढे वाले साक्ष्य मिले हैं, और जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई जाती है। काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जो क्या नाम गड्ढे वाले जो घर है कहाँ से मिले गतवास वाले, तो ब्रुज रोम कश्मीर में। फिर हमारे प्राचीन सिक्कों को आठ सिक्के बोला जाता था, और इसी को साहित्य में काशापन कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों के लेख लिखने वाले का कार्य किसने किया था, यवन शासकों ने किया था। किसने, यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से हमें संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है कि वे लोग जो समुद्रगुप्त थे तो वो संगीत में काफ़ी रुचि रखते थे। फिर हमारे अरिकमेडु जो पुदुचेरी के निकट रोमन के सिक्के हमें मिले हैं। कहाँ पे, रोमन के सिक्का से मिले, अरिकमेडु पुदुचेरी के पास। अब आगे देखते हैं इसमें प्रागैतिहासिक काल। ये क्या था कि जिस काल में मनुष्य ने घटना को कोई भी लिखित विवरण उत्तरत, मतलब उसके बारे में हमें नहीं पता, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, उसको हम प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। मानव काल के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित, मतलब कहते हैं कि मानव विकास के किस काल को इतिहास कहा जाता है, जिसमें लिखित रूप से उपलब्ध है कि हाँ मानव का इस तरह का जीवन था। फिर हमारा अग्र ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, उस काल को कहते हैं जिसमें लेखन कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध, मतलब लेखन कला थी लेकिन फिर भी जो उन्होंने लेख लिखे थे वो अभी तक पढ़े नहीं गए, उसको मतलब अग्र ऐतिहासिक काल। तो ये पूछा था अग्र ऐतिहासिक काल क्या होते हैं कि जिसमें लेखन कला तो थी, प्रचलन तो थी, लेकिन लेख वो पढ़े नहीं जा सके। और प्रागैतिहासिक काल क्या थे कि उसमें हमें कोई भी लिखित विवरण नहीं है। और दूसरा कि मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसमें हमें लिखित रूप से साक्ष्य उपलब्ध है। फिर हमारे ज्ञानी मानव जिसे होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30-40 हजार वर्ष पहले हुआ था। पूर्ण पाषाण युग के मानव के जीवन का मुख्य आधार के शिकार था। लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, उसी को मार के खाते थे और अपने जरूरत की चीज़ों को भी उससे पूरा करते थे। आग का आविष्कार कब हुआ, पूरा पाषाण, आग का पूरा पाषाण काल में, और पहिए का किसमें, नवपाषाण काल में, क्योंकि छोटे छोटे उसमें औजार बनने शुरू हो गए थे। फिर हमारे कि मनुष्य में जो मतलब स्थायी जो निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई है, और उसने सबसे पहले कुत्ता, पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा जानवर था पालतू, तो कुत्ता बनाया गया था। और कब हुआ था, ये था हमारा नवपाषाण काल में, क्योंकि उस टाइम ही लोगों ने एक जगह रहना शुरू किया था। पहले क्या होता था कि लोग इधर से उधर ही घूमते रहते थे। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। पूछा जाता है सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तांबे का। उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, जिसको हम प्राप्ति हमारे अतिरिपक्कम में मिलती है। फिर हमारे इसमें है कि कृषि का आविष्कार कब हुआ है, नवपाषाण काल में हुआ था। और आपके प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन जो स्थल था मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है, मतलब पाकिस्तान के आस में, तो वहाँ पे क्या मिला, अन्न के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और कृषि का आविष्कार कब, नवपाषाण में। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन थी, हमारे सबसे पहले गेहूँ और जौ। आप यदि इस वीडियो को 2 बार भी देखेंगे तो आपको दोबारा उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी। अब है पलवारम जो नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलावर्ती की खोज है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश जो औजार थे वो पत्थर के बने होते थे। किसी में पूर्व प्रस्तर युग में सबसे उसके पत्थर के थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था जो पाकिस्तान में है, और सिंधी भाषा का अर्थ था मृतकों का टीला। किसको, मृतक का टीला। अब जो सिंधु सभ्यता, इसको करते हैं हम अगले वीडियो में, नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।